नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम चल रही है और आज नहीं है, तो कल के जो थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस है वो कराना बाकी है। और मैंने कहा था कि अगर आप लोग क्वेश्चन दोगे तो मैं ज़रूर करा दूंगा। तो एक बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेंड कर दिया है, जैसा कि आप नंबरिंग के साथ देख रहे हैं। ये बच्चे लिखे हैं, मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे मैं आपको है ना एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई, जैसा कि आज तक पढ़ाते आया हूँ। जिनकी तैयारी बहुत कम है वो एनालिसिस रोजाना देखेंगे, जिनकी तैयारी कम है वो एनालिसिस रोजाना देखेंगे, है ना। खाली एनालिसिस से मैं आपको 30 तक क्वेश्चन करा के दे दूंगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 में से 30 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे अगर सिर्फ एनालिसिस ही देखते हो मेरी, और पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा है जीके जीएस के अंदर फिर भी, ठीक है भाई। ये हवा में कोई बात नहीं होती। जो बच्चे इस प्रकार से मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उनसे वेरीफाई कर सकते हैं इन सब बातों को। इसके अलावा जो बच्चे न्यू कॉमर है, जो अभी अभी जो है आए हैं इस सेक्टर में कि भाई जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, तो जीके जीएस की सिलेबस तो बहुत बड़ी है, तो कहाँ से पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक किताब होते हैं जो सब तो खरीद ही लेते हैं, इतना तो नॉलेज हो ही जाता है। और जो अब अगर आप हमारे पास आए हैं तो हम कहेंगे कि हमारे 3-4 प्ले लिस्ट है। एक 57 सीरीज की है, एक हमारा डीपी और एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट है, और टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है। इन तीनों प्ले लिस्ट को लग के देख लीजिएगा, आपको इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप किसी से नहीं पूछिएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं वही चीज पढ़ाऊंगा। मैं आप मेरे अबाउट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हो कि मैं फालतू की क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैं आपको काम चल जाए भाई, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना तो टाइम ही नहीं तो मैं सब दिन 5 वीडियो नहीं बनाता। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, शोभना नारायण किस डांस से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश कहिए या फिर नॉर्थ इंडिया कहिए, ये कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में मैंने क्या बताया है कि ये जो है अवध के नवाब से संरक्षण प्राप्त किया था। कथक नृत्य से संबंधित कुछ कलाकारों में सबसे फेमस कलाकार पंडित बिरजू महाराज। अब ये हमारे बीच नहीं है, 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी पंडित बिरजू महाराज की, है ना। कई सारे पिक्चरों में भी ये जो है काम किए हैं। इनके अलावा लक्ष्मू महाराज, ये भी कथक से है। सितारा देवी कथक से है। नालनी और कमालनी अस्थाना, ये दोनों बहन सितारा कथक नृत्य से है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि शोभना नारायण को का जो है पद्मश्री कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया, और संगीत नाटक अकादमी 1999 में दिया गया। आने वाले समय के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य भी कर लेती है। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन में भरतनाट्यम नहीं दिया है, तो कुचिपुड़ी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कर लेती थी। हालांकि यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस है भरतनाट्यम के लिए। उसी प्रकार से सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम भी कर लेती है और ओडिसी भी। हालांकि सोनल मानसिंह फेमस जो है ओडिसी के लिए है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त जो किए नर्तकी या फिर डांसर शास्त्रीय नृत्य में, ये कौन है? सोनल मानसिंह है। शास्त्रीय नृत्य के अंतर पद्म श्री अवार्ड पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो नर्तकी नटराज है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जिन्होंने भरतनाट्यम के लिए पद्म श्री जैसा अवार्ड 2019 में प्राप्त की थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, आए दिन क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो टी बाला सरस्वती होते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, आर मुथुन कनमल, अमरल बिल्ली, ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम के कलाकार हैं। भरतनाट्यम कैसा डांस है? तो महिला एकल डांस है। कहाँ की है भाई? तो ये तमिलनाडु की है। कहाँ से उत्पत्ति हुई है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने, नादिर शाह कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, नादिर शाह ईरान के रहने वाले थे। जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया हूँ वहीं पे सिर्फ स्टॉप करूंगा और बताऊंगा कि ये नहीं पढ़ाया हूँ। बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ठीक है। नादिर शाह जो है ये ईरान के हैं, ईरान के रहने वाले थे। और इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताया था ये भी मुझे याद है कि भारत से तख्ते तौस, जिसे आप मयूर सिंहासन कहते हैं, और कोही
कोहिनूर हीरा, है ना, इन दोनों को लेके जो है कौन भागा था? तो आपका ईरान का शासक नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अभी मैंने बता लिया मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा। ये मयूर सिंहासन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मुगल वंश के शासकों को रिलेट करके। सबसे पहले इसे कहते हैं तख्ते तौस। क्या कहते हैं? तख्ते तौस, है ना, इसका अपना मीनिंग है ना, इसको हिंदी में मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन को बनाने का काम किया था शाहजहां। कौन बनाए थे? शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन अंतिम नवाब जो हुए, अंतिम मुगल बादशाह जिन्होंने इसकी यूज किया, ये कौन है भाई? तो ये है आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम बार जो है मयूर सिंहासन पे बैठे, उसके बाद जो है नादिर शाह इसे लूट लिया। अब आपने सुना होगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, अभी ईरान का नेपोलियन आप देखा, तो ये नेपोलियन है कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम है। ये फ्रांस के निवासी थे। इसके अलावा इब्न बतूता कहाँ के हैं? मोरक्को के निवासी है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया था, और भारत में रहकर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से काजी की पोस्ट अचीव किया था, और इन्होंने एक किताब लिखा था रेहला, है ना। तो ये है आपका इब्न बतूता के बारे में। एक है जी ह्वेनसांग, एक है फहियान। ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये चाइनीज हैं, चीन के हैं। ह्वेनसांग आपका हर्ष के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। यहीं पर फहियान जो है आपका विक्रमादित्य के काल में आया था, विक्रमादित्य के काल में आया था। इसे चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड भी कहते हैं या विक्रमादित्य कहते हैं। तो इन्हीं के काल में आपका फहियान आया था। ठीक है, इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो आर्य समाज की स्थापना भैया दयानंद सरस्वती 1875 में करे थे। कहाँ पर करे थे? तो बॉम्बे के अंदर करे थे। अब जो है आपका मुंबई हो गया है, पहले बॉम्बे हुआ करता था। तो यहीं पर करे थे 1875 में। 1875 में और भी चीज हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। बॉम्बे से मैंने बीएससी को याद रखने के लिए बताया था, गाड़ी वाला बीएससी नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला बीएससी, है ना। तो ये भी 1875 में ही हुआ था, और 1875 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की गठन भी हुआ था, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी की गठन भी आपका 1875 में ही करा गया था, यूएसए के अंदर करा गया था। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा करा गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगी, है ना। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम की बात करेंगे तो ओरिजिनल नेम जो इनका था मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करी थी। तो ये हो गए जी आपके आर्य समाज की लेखा जोखा। इसके अलावा कुछ और समाज है, सोसाइटीज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने समाज और जो समाज सुधारक संस्था की जो स्थापना किए गए इंडिया के अंदर या फिर विदेश के अंदर, उसको लेके मैंने एक टॉपिक बैच में वीडियो बना दिया है, कभी विजिट करें तो जाने आप, है ना। इसके अलावा ब्रह्म समाज तथा आत्मीय समाज के संस्थापक जो है ये राजा राम मोहन रहे। जहां ब्रह्म समाज 1828 में, वही आत्मीय समाज 1815 में। दोनों की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कहां पर किए थे? कोलकाता के अंदर। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे चीजें जुड़े हुए हैं, जैसे इसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार मैंने कल बताया था आपको, इसका नाम रखिएगा मिरात उल अखबार। ठीक है, फारसी भाषा का अखबार था, तो आप समझ सकते हैं कि ये फारसी के नॉलेज भी रखते थे। ठीक है, इसके अलावा एक संवाद कौमुदी, ये बंगाली भाषा में लिखा गया जो है आपका प्रकाशन था। तो ये कौन करते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय करते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत भी किया गया था। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम में मेंस लिखेंगे किसी भी लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी वगैरह में, तो इसी ही नॉलेज आपकी जरूरत होती है, ताकि आपकी पेन रुके नहीं, आपका हाथ चलता ही रहे। कोई भी पूछे तो उसके बारे में 2 मिनट 4 मिनट बोल सको, है ना। तो नॉलेज ऐसा रखो, और मैं इसी राह में काम कर रहा हूँ। कोई भी चीज आपको जो है जड़ से बता देता हूँ, ताकि आपको जो है भूलने की गुंजाइश कम हो और अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा
एक प्रार्थना समाज है। इसकी 1867 में हुआ था। पांडुरंग साहब थे और महादेव गोविंद रानाडे साहब थे। महादेव गोविंद रानाडे भारत में विधवा विवाह संघ की स्थापना भी किए थे, विधवा पुनर्विवाह संघ की। लेकिन विधवा विवाह अधिनियम 1856 में आया था, मैं फिर से बताता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें कर्ता धर्ता रहे थे और 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा करा गया था। ठीक है, तो ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब 1873 में करे थे महाराष्ट्र के अंदर। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की हस्बैंड है। सावित्रीबाई फुले को इंडिया में पहला लेडीज टीचर कहा जाता है ना, पहला जो है ना महिला टीचर का संज्ञा दिया गया है सावित्रीबाई फुले को, क्योंकि बालिका विद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद साहब ने कोलकाता में किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है ना कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की 1875 अमेरिका में। होम रूल लीग इंडिया में 1916 एनी बेसेंट और तिलक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार में होम रूल लीग को कौन चलाया था, है ना, किसके नेतृत्व में लाए गए थे, तो बताइएगा मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। भारत में है ना थियोसोफिकल सोसाइटी लाने का श्रेय एनी बेसेंट को ही दिया जाता है। एनी बेसेंट आयरिश लेडी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकदम सक्रिय रोल निभा के काफी अहम योगदान दिए हैं। इनके प्रयास से ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। कहाँ पे? है ना कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी, होम रूल लीग वगैरह से जो है एनी बेसेंट जुड़ी रही। एनी बेसेंट वो जो है महिला है जो कांग्रेस की प्रथम बार कमान संभाली थी 1917 में। ये सभी बात आपको ध्यान रखना ही होगा। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन है भैया? तो हेनरी विवियन डिराजियो साहब है। इसके अलावा अगला प्रश्न 4 है, भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो केडी जादव साहब जीते थे। कहां पर हुआ था यह? 1952 में ओलंपिक हुआ था। कहां पर? हेलेंसिकी में हुआ था। किस खेल में? कुश्ती में। और कौन सा पदक जीता था? तो ब्रांज मेडल, है ना। कहां के रहने वाले हैं ये केडी जादव साहब? तो बताइएगा ये महाराष्ट्र के। एक्चुअली ये यादव नहीं है, जाधव है, जाधव इस प्रकार से, है ना, JADHAV, है ना, जाधव। ये महाराष्ट्र में सरनेम होते हैं जादव। और यादव वगैरह तो आप सभी जानते ही हैं, ये अपने यहाँ ज्यादा होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णव मल्लेश्वरी। ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के अंदर जीती थी। कहां पर? सिडनी ओलंपिक के अंदर। कौन से पदक? ब्रांज मेडल। कब? 2000 ईस्वी में। व्यक्तिगत रूप से रजत जो है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया था 2004 एथेंस ओलंपिक में। और किस खेल में? तो शूटिंग खेल में। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जो है अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर ही आया था व्यक्तिगत रूप से गोल्ड। तो ये कुछ ओलंपिक का हमारा इतिहास है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में 21 गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर होगी। टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 ब्रांज मिला था। कुल 7 पदक मिले थे। यहाँ पे हॉकी टीम का पदक जरूर याद रखिएगा, है ना, कांस्य मिला था। और इन दोनों रजत को भी याद रखिएगा क्योंकि MTS के एग्जाम में दोनों रजत का हिसाब किताब पूछ लिया था। तो 2 रजत जो आए टोक्यो में, एक आपका रवि दहिया के द्वारा आया और एक आपका मीराबाई चानू के द्वारा आया। ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। ये कई फॉर्मेट के होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये ओलंपिक का मेन फॉर्मेट है। इसी की शुरुआत की हम बात करते हैं सबसे पहले तो 1896 में हुआ था। खाली ओलंपिक भी लिखा तो आप समझिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है मेरे भाई, है ना, क्योंकि ये ओलंपिक की मेन है। ठीक है, उसके बाद और जो है छोटे छोटे ओलंपिक आए अलग अलग कैडर में, जैसे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। अब जो पैरा के समुदाय है उनको लेके अलग से एक ओलंपिक कराया जाता है जिसमें डिजेबल्ड पर्सन ही भाग लेते हैं। जैसे आप देवेंद्र झाझड़िया सबका नाम सुने होंगे। शीतकालीन ओलंपिक होते हैं और शीतकालीन में पैरा भी होते हैं। तो ओलंपिक का बेसिक ये 4 है। एक ग्रामीण ओलंपिक भी होता है इंडिया का, अच्छा एक युवा ओलंपिक भी होते हैं तो बात अलग हो गई। एक यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक भी होते हैं इंडिया में, ये होता है आपका राजस्थान में। कहाँ पे आयोजन करवाया जाता है? तो राजस्थान में।
अगला करंट सेक्शन से एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अभी अभी जनजातीय खेल किस राज्य में हुआ है। तो जनजातीय खेल 2023 ये पहला एडिशन है 2023 में, ये ओडिशा के अंदर करवाया गया है और ओवरऑल रैंकिंग में यानी टॉप पे उड़ीसा राज्य ही रहा है। विजयनगर साम्राज्य नागलपुरम उपनगर बस्ती की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद जो क्वेश्चन को टूटा फूटा लैंग्वेज में भी नहीं लिखा, एकदम सटीक ही लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगर आपको याद हो पिछले साल ही एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और मैंने एनालिसिस भी करवाया था। नागलपुरम जो है ये कृष्णदेव राय की मम्मी के नाम पे बसाया गया एक छोटी सी बस्ती है। इनके मम्मी का नाम नगम्बा था, नगम्बा, ठीक है, नगम्बा देवी। तो इन्हीं के नाम पे ये नागलपुरम बनवाए थे कृष्णदेव राय। कहां पर, आपका विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुका जो है किस वंश से है, तो आप बताइएगा संगम वंश से। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, तुलुब वंश, है ना, सुलुब वंश और आपका अरविदु वंश। तो ये 4 वंश हैं जो विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए थे, और सल्तनत पे 5 वंशों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पे किसके शासन था, तो एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों ने शासन किया, संगम, तुलवा, सुलभ और अरविदु। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली श्री कृष्णदेव राय। किस वंश से है ये पूछा जाता है, तो तुलुब वंश बताइएगा। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो बताइएगा आमुक्त माल्याद। और कृष्णदेव राय के जो मंत्रिमंडल होते थे उसे क्या कहते थे, तो बताइएगा अष्टदिग्गज, है ना, अष्टदिग्गज। और शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान, अकबर के नवरत्न। विजयनगर साम्राज्य के पतन जो है तालीकोटा का युद्ध 1565 माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कलबेलिया नृत्य जो है ये आपका संबंधित है ना, राजस्थान से। कलबेलिया कहाँ से है, राजस्थान से। राजस्थान में कलबेलिया नृत्य को गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान के अन्य नृत्य में आएंगे तो घूमर, कलबेलिया, चंग, गनगौर, कठपुतली, 13 ताली। एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया 13 ताली किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया, तो क्या करोगे, उस हिसाब से एमपी आप जो है मार के आओगे, आपको एमपी राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली के लिए, अगर राजस्थान नहीं है ऑप्शन में तो। ठीक है भाई, घूमर नृत्य और चरी लोक नृत्य ये दोनों राजस्थान में होते हैं, दोनों महिला प्रधान नृत्य है, दोनों में महिलाएं ही भाग लेती है। देखिए घूमर नृत्य शुरू करने का श्रेय अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा भील समुदाय के महिला के द्वारा, और शुरू में देवी सरस्वती की पूजा करने हेतु जो है चलाया गया था, सरस्वती, है ना, चलाया गया था। लेकिन अब ये राजस्थान में काफी पॉपुलर हो चुके हैं ये घूमर नृत्य, है ना, और ये गोल चक्र में की जाने वाली महिलाओं का नृत्य है जो भील, मीना, ये सब समुदाय के महिलाओं के द्वारा की जाती है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी का नाम भैया गुरु शिखर है, और ये अरावली चोटी की जो है सबसे ऊंची चोटी भी है गुरु शिखर। इसके अलावा यह दुनिया के सबसे बलित, माफ कीजिएगा, पुराना पर्वत का उदाहरण है, बलित नहीं है, ये तो ब्लॉक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ, ओडिशा के अंदर हुआ। कब हुआ था, 2020 में हुआ था। और मैंने ये भी बताया था कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही थे। और भी का यहाँ पे लगाने का क्या मतलब, क्योंकि जो अभी हुआ है 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में, इसके विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहे। मतलब 3 ही बार गेम हुआ है ना, 2 बार पंजाब यूनिवर्सिटी जीत लिया। और अभी मैंने एक चीज और बताया था आपको, माका ट्रॉफी किसे दिया गया है 2022 लेटेस्ट वाला, तो आपको बताना है जी चंडीगढ़, है ना, सॉरी गुरु नानक विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कब होती है, तो 2018 में कहाँ पे, दिल्ली के अंदर होती है। उसमें ये यूथ नहीं होते हैं, इसके जगह पे आपका स्कूल शब्द होता है, खेलो इंडिया स्कूल गेम। फिर 2019 में इसका नाम बदल के यूथ गेम कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के लेटेस्ट वर्जन यानी 5वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, तो एमपी के अंदर हुआ है। एमपी के 8 शहरों में कराए गए हैं, और विजेता महाराष्ट्र रहे हैं, रनर अप हरियाणा को घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा
किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? अब तत्व ऑप्शन मिलता तो मैं बता पाता, बहरहाल अब जब क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बताऊंगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। परमाणु क्रमांक जो है, आप प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी प्रोटॉन अगर 5 है किसी तत्व का तो परमाणु क्रमांक भी 5 ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और बेसिक बता दूं कि जो नाभिक होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके चक्कर लगाते रहते हैं सेल के अंदर। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पहले का जो आवर्त सारणी था मेंडलीव का, ये द्रव्यमान संख्या पे आधारित हुआ करता था, इसीलिए रीड करने में टफ था। ठीक है भाई, आजकल की जो आवर्त सारणी है ये प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या पे आधारित है ताकि इजी हो रीड करने में। आपके सामने जो आवर्त सारणी देख रहे हैं ये मोसले के द्वारा रिलीज किया गया आवर्त सारणी है। इसमें जो ये लेटा हुआ भाग है ये 7 है, जिसे हम 7 आवर्त कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल खड़ा हुआ है तो ये आपका जो है 18 है, इसे हम वर्ग या समूह कहते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला जो वर्ग है इसे हम इनर्ट गैस या नोबेल गैस को रखे हैं, या फिर इनर्ट गैस फैमिली कहते हैं, है ना, जिसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेलन, रेडॉन वगैरह आ जाएंगे। इसके अलावा जो सेकेंड लास्ट आप देख रहे हैं समूह 17, इसमें आपको हेलोजन ग्रुप है ना, इसमें आपका क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। और अन्य जो आप 4 देख रहे हैं इसके जो पहला तत्व है उन्हीं के नाम से इस ग्रुप का नाम दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पे बी देख रहे हैं बोरॉन, तो इसे बोरॉन ग्रुप कहते हैं, कार्बन ग्रुप कहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप कहते हैं। याद रहे ऑक्सीजन ग्रुप को ही केल्कन ग्रुप भी कहते हैं। केल्कन CH होता है इसमें स्पेलिंग, है ना, के नहीं होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये 3 से 12 जो आप नीला कलर में देख रहे हैं इसके मेटेलिक गुण अधिक होते हैं। मेटेलिक गुण मतलब धात्विक गुण अधिक होते हैं और इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे संक्रमणीय धातु भी कहा जाता है। 3 से 12 ये जो भी नीला कलर के हैं। इसके अलावा ये जो प्रथम 2 वर्ग बच गया इसे अल्कलाइन मेटल कहा जाता है, क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है। पार्टिकुलर अगर आपसे पूछे कि क्षारीय पृथ्वी धातु तत्व कौन सा, तो आप बताइएगा समूह 2 को कहा जाता है। तो ये आपकी समूह का हिसाब किताब हो गया। अब इसमें 118 तत्व है जो बटे हैं 91, 20 और 7 में। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु है। आपका जो ये सुगा पंखी वाला कलर है 7 है, गिन के देखिए ये उपधातु है। ठीक है, इसके अलावा अभी तो और दूसरे हिसाब से इसमें कलर कोडिंग है तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो कई सारे आवर्त सारणी में 91, 7 और आपका जो है 20 को ही कलर किया रहता है, बाद बाकी को नहीं कलर, मतलब 3 ही कलर रहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1988 ऑपरेशन कैक्टस भारत और किस देश के बीच जो है आपका चलाया गया था? तो ऑपरेशन कैक्टस जो है ये मालदीव के बीच चलाया गया था। जब मालदीव और श्रीलंका की सेना उग्रवादी दल आपस में भिड़ गए थे तो उसमें भारत की जो इंटरफेयर था, है ना, मतलब बचाव के प्रयास से ही थे, है ना। तो ये जो भारत के एयरफोर्स के द्वारा किया गया जो ऑपरेशन था उसे हम कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त ये जो है सीरिया में अभी भूकंप आया था, सीरिया और तुर्की में, तो वहां पे जो राहत का कार्य भारत सरकार के द्वारा किया गया तो उस मुहिम का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो वहां पे जो भारतीय फंसे थे उसको सुरक्षित घर लाने के लिए चलाई गई मुहिम था। ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने हमला किया था तो वहां पर जो भारतीय थे उनको घर वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन करुणा अभी अभी म्यांमार बर्मा में जो है आपका मोचा नामक तूफान आया। इस तूफान में राहत कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया तो उसे कहा जाता है ऑपरेशन दया या करुणा। ठीक है भाई, अच्छा दया मत कहिएगा, करुणा ही कहिएगा, क्योंकि जो नाम रखा है ना वही आएगा, उसका पर्यायवाची नहीं आएगा। ठीक, इसके अलावा आधा मिनट का टाइम लेंगे। पीडीएफ की स्कीम थोड़ा सा आपको बता दूं, है ना। देखिए RS 40 अगर आप हमसे पीडीएफ बाय करते हैं, 40 रुपया पे करते हैं तो आपको जो है एसएससी की तैयार पीडीएफ मिलेंगे, टॉपिक वाइज तैयार मिलेंगे, है ना। एनालिसिस की तो चल ही रहा है तो मिलता ही रहेगा, और डीपी का इसमें सिर्फ 5 क्लास बाकी है, बाद बाकी ये भी तैयार है। ठीक है, अगर 35 खर्च करते हैं तो BSSC के ऊपर मैं 40 वीडियो देने वाला हूँ जिसका 7वां क्लास आज होगा, और सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन में ये लगातार हो जाएगी, पर डे आपको एक वीडियो
इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो 40 में 6 मिल जाएंगे। इसके टॉपिक वाइज आपको तैयार है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 25 देते हैं तो एसएससी और टॉपिक वाइज आप ले सकते हैं, ये दोनों तैयार है। RS 60 खर्च करते हैं तो एसएससी टॉपिक वाइज BSSC SI, तो इसमें आपको 6 मतलब एसएससी तैयार है, टॉपिक वाइज तैयार है, BSSC के 6 क्लास हुए, 34 क्लास और आपको मिलेंगे 60 में। इसके अलावा 70 खर्च करते हैं तो यहाँ ऊपर में आपने जितना भी PDF देखा आपको सब मिल जाएगा 70 रुपए के अंदर। अगर आप इच्छुक हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके हमारे WhatsApp पे मैसेज करके बाय कर सकते हैं, है ना। पहला अगला प्रश्न है हमारा, 2021 में थॉमस कप के विजेता कौन सा देश है। और मैं आपको बता दूं कि ये 40, 25, 50, 60 रुपए की जो ये स्कीम देख रहे हैं ना, कहीं से 400 है ना, 500, 1500 की जो कोर्स होंगे किसी का, है ना, उस पे भारी पड़ेगा। और अगर भारी नहीं पड़ा तो ये पैसे आपके सुरक्षित है, आप हमसे वापस ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 2022 में थॉमस कप के विजेता कौन सा देश है। भैया ये भारत है ना। मैंने बताया था कि थॉमस कप के विजेता भारत पहली बार बनी 2022 में इंडोनेशिया को हरा के, है ना। अब थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन के 2 प्रतियोगिता होते हैं, जिसमें थॉमस कप आपके, है ना, पुरुष के द्वारा किए जाते हैं और उबेर कप जो है ये आपके महिला के द्वारा खेले जाते हैं। ध्यान रखेंगे उबेर कप में सिर्फ महिला और थॉमस कप में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। डुरंड कप 2023 अभी अभी हुआ है। कौन जीता है भैया, मोहन बगान बहुत दिनों के बाद इसे हरा के, ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल को हरा के मोहन बगान जो है डुरंड कप 2023 जीत लिए हैं। 1981 में रामसर साइट में चिन्हित होने वाली खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है इंडिया के अंदर। देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ये किया गया है, 1981 में रामसर जो जगह होती है, जो आर्द्र भूमि कंजर्वेशन जो होती है आपका संरक्षण वाला, रामसर साइट कहते हैं हम उसे, तो इसमें जो सबसे पहले इंडिया की तरफ से इन्हें ही चिन्हित किया गया था। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे अधिक योगदान तमिलनाडु राज्य का है ना। बिहार का जो है रामसर साइट में कवर झील है, और ये कवर झील कहाँ पे है, कांवर झील भी कहते हैं, कवर झील भी कहते हैं, ये बेगूसराय में है। ये जो है रामसर साइट में शामिल है। जो बिहार के बच्चे मुझे देखते हैं उनके लिए बता दिया, इस बाद बाकी नॉलेज कभी भी खराबी नहीं करेगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास नॉलेज है और एग्जैक्ट याद भी नहीं है क्वेश्चन तो भी आप बना सकते हो ऑप्शन छांट के, है ना, लेकिन नॉलेज होना चाहिए पुख्ता। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह भारत के में रामसर में शामिल होने वाली प्रथम स्थल है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया लेवल पे। पूर्वी तट की लैगून झील है। पूर्वी तट मतलब उड़ीसा के तट को तो यूं ही आप पूर्वी तट कह लीजिए, उत्कल तट कह लीजिए, कलिंग तट कह लीजिए, ये पूर्वी तट है। अच्छा, एक पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी का जो है थोड़ा सा हिसाब किताब बदल गया है, तो आजकल पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा हो गया है। कभी आपने महेंद्रगिरी पढ़ा होगा, है ना, महेंद्रगिरी पढ़ा होगा, इसका स्थान थोड़ा सा नीचे हो गया है ना। अगर अब आजकल सिर्फ ओडिशा में आपको पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है ओडिशा का, तो देवमाली बताइएगा, न कि महेंद्रगिरी। तो थोड़ा सा मामला बदल गया है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, वेम्बनाड झील, ये कहाँ पे है, तो केरल के अंदर है। अष्टमुदी झील भी आपके कहाँ पे है, केरल के अंदर भी है, केरल के अंदर ही है आपके अष्टमुदी झील भी, और आपका कौन सा भैया, वेम्बनाड झील भी। तो वेम्बनाड झील सबसे बड़ी झील मानी जाती है। हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैले हुए हैं। पुलिकट झील ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है पुलिकट झील, है ना। कैबुल लामजाओ का नाम सुने हैं, कैबुल लामजाओ का नाम, वहां पर भी एक झील है ना। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि वहां पे कौन सा झील है कैबिल लामजाओ के पास। ठीक है भाई, कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र पल्लवित उद्यान है, तो वहां पे कौन सा झील है। इसके अलावा गुरु डोंगरमार झील ये कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर स्थित है गुरु डोंगरमार झील। इसके अलावा झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नदी के अध्ययन भी हमने बता दिया, ब्लड का अध्ययन, कुत्ता का अध्ययन, सेल का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, ये सब बता दिए हैं। चट्टानों का अध्ययन, है ना, मिट्टी का अध्ययन, ये सभी के सभी बता दिए भाई। क्वेश्चन आते हैं, बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील का निर्माण प्लेट विवर्तन का सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पे हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रथ सप्तमी मेला,
है ना, इससे कुछ क्वेश्चन आया है। तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि इसका आयोजन कहाँ होता है, या फिर रथ सप्तमी मेला में, है ना, किसके सम्मान में मनाया जाता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे ये लिखने का पूरा प्रयास किया है हमने ही, जो आपको कॉपी पेस्ट किए हैं आपके क्वेश्चन, तो वहाँ पे कुछ मिट गया है शायद मेरे से, है ना। तो रथ सप्तमी मेला जो है देखिए बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन ये उत्तराखंड वगैरह में भी मनाया जाता है। तो बताइएगा कि इसके ऑप्शन क्या थे, है ना। इसके अलावा ये जो रथ सप्तमी मेला होता है इसमें भगवान सूर्य की जो है आराधना की जाती है। भगवान सूर्य की, आपने महादेव वाला सीरियल जरूर देखा होगा, जो देवों का देव महादेव आता है, हॉटस्टार पे भी फ्री है, अब देखने मत लगना, अगर पहले देखे तो बता रहा हूँ। तो उसमें जो प्रजापति दक्ष होते हैं उनके एक बेटी का नाम अदिति होता है और ऋषि कश्यप से उसकी शादी हुई होती है। तो माना जाता है कि इन दोनों की मिलीजुली से ही सूर्य की उत्पत्ति हुई है ना। अब जो भी हो भगवान जाने, है ना। अगला है सूरज कुंड मेला, ये कहाँ पे, हरियाणा में। बटेश्वर मेला ये उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं है, उत्तराखंड है तो काम चला लेना, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से ही हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्योरली होती है आगरा के पास ही होती है, हाँ सही। इसके अलावा जो बस्तर दशहरा है ये आपका छत्तीसगढ़ में होगा, और कल्लू दशहरा ये हिमाचल प्रदेश में होगा। गंगा सागर मेला आपका कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, मकर संक्रांति फेस्टिवल के अवसर पे। सोनपुर मेला ये कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता है। अम्बुबाची मेला ये असम में होता है। माजुली फिल्म फेस्टिवल असम में होता है। माजुली फिल्म नहीं, माजुली फेस्टिवल असम में होती है। पतंग महोत्सव होती है ये आपका गुजरात में होता है ना। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होता है। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार के रथ यात्रा होते हैं, इसीलिए उड़ीसा / छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रकार से उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान के सम्मान में जो रथ यात्रा निकाले जाते हैं, उसी प्रकार से रथ यात्रा का कार्यक्रम और किस राज्य में होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। कुंभ मेला 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार में आप उज्जैन और नासिक में आपका जो है जहाँ से गोदावरी निकलती है, और उज्जैन में महाकालेश्वर जानते ही हैं। इसके अलावा ऊंट महोत्सव का आयोजन पुष्कर मेला में किया जाता है, ये कहाँ पे, राजस्थान के अजमेर में लगती है। इसके अलावा सोनल मानसिंह किस संगीत नाटक अकादमी संबंधित है, ये कुछ लिखना चाह रहे हैं कि सोनल मानसिंह किस संगीत नाटक के किस नृत्य से संबंधित है, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये ओडिसी और भरतनाट्यम से संबंधित है, पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। सोनल मानसिंह को 2003 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया, और इस प्रकार ये सबसे कम उम्र में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी। अगला है लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं, तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिए थे। आर.डी. बर्मन को पंचम दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, पंचम दा। एसएससी को काफी पसंद है ये क्वेश्चन। इसके अलावा काका राजेश खन्ना को कहा जाता है, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। बाद बाकी बिग बी ये तो आप जानते ही, अमिताभ बच्चन को कहा जाता है ना। इसके अलावा मृक्ष कटिकम पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मृक्ष कटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की अमर कृति है। गोदान बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की किताब है। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की जो है पुस्तक है। तोरती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, है ना, किताब है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। बी कमिंग पूछा है, पहले ही बता रखा हूं, अनफिनिश्ड बी कमिंग, प्रेगनेंसी द बाइबिल, ये सब किताब जो है आपके आएंगे, क्योंकि ये लेडीज मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया है भाई, ठीक है। ये जो बी कमिंग है ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा, मिशेल ओबामा के द्वारा। मिशेल ओबामा भी एगो फिस्टिंग फास्टिंग पूछा था, फिस्टिंग फास्टिंग, तो ये आपका अनीता देसाई की पुस्तक है, ठीक है। तो बी कमिंग जो है ये आपका मिशेल ओबामा कौन है ना, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, ठीक है। तो उनके द्वारा लिखा गया एक किताब है बी कमिंग सुपर नेचुरल पावर, ये बुक लिखे हैं जो डिस्पेंजा, है ना। तो ये वाला नहीं पूछा होगा एग्जाम में, हमेशा ओबामा जी के ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा बराक ओबामा की पुस्तक भी पूछे जाते हैं। बराक ओबामा की पुस्तक में द ऑडासिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की पुस्तकों में से है। बराक ओबामा अमेरिका में अगर ये फैसिलिटी होता कि भाई कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं आप, तो शायद आज भी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही होता। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में आप लगातार मतलब 2 ही टाइम राष्ट्रपति के पद को सर्व कर सकते हो। अनफिनिश्ड ए मेमोइर पुस्तक के लेखक आपके कौन है, प्रियंका चोपड़ा जोनास है ना। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह साहब है। अनटचेबल, कूली, द विलेज, 2 लैब्स,
एंड अ बर्ड। ये पुस्तक के लेखक मुल्कराज आनंद है। ठीक है, इसके अलावा मालगुडी डेज काफी पूछते हैं और क्या नारायण साहब का, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। विष्णुपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, विष्णुपुर ही पूछा गया था, है ना। विष्णुपुर मंदिर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका विष्णुपुर मंदिर। ठीक है, एक विष्णुपद मंदिर है। ये विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में है, जहाँ पे पितरों को श्राद्ध करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। इसके अलावा एक भीतरगांव का मंदिर है, ये कानपुर में बहुत ही पुरानी मंदिर है, एसएससी ने भी पूछा है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपको मध्य प्रदेश के खजुराहो के जो मंदिर परिसर है जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, तो उसी के अंदर ये स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ी मंदिर है। इसके अलावा पागल बाबा का मंदिर, ये कहाँ पे है? मथुरा वृंदावन, वृंदावन में है पागल बाबा का मंदिर, उत्तर प्रदेश में। और प्रेम मंदिर भी उत्तर प्रदेश में है ना। तो आइए कभी, है ना, ख्वाहिश है भाई, आएंगे एक बार वृंदावन, चाहता हूं जाना, देखिए कब बुलाते हैं प्रभु। इसके अलावा सिंघली मानव किस देश में निवास करते हैं? अगर आप नहीं भी जानते फिर भी अब मैं बताया सुना होंगे तो आप जरूर बना दिए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका की भाषा ही सिंघली और तमिल है, तो वहीं के लोग हैं सिंघली, है ना। तो श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका भारत का पड़ोसी जलीय देश है। यह भारत के साथ सीमा जो है पाक जल डमरू मध तथा राम सेतु के द्वारा निर्धारित करते हैं, है ना। आपने भारत के नक्शा में हमेशा श्रीलंका का भी मतलब नक्शा देखे होंगे। श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है, एलिफेंटा पास है, हम्बनटोटा बंदरगाह है, पटाना घास का मैदान है। ये सब कहाँ पे मिलेंगे? श्रीलंका के अंदर मिलेंगे। श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य कंडियान है। श्रीलंका के जो बजीरा चित्रसेना है उनको पद्म श्री भी दिया गया भारत के तरफ से नृत्य के सेक्टर में। इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो था, अभी भी है, लेकिन श्री जयवर्धने पूरा कोट्टा नया राजधानी है। श्रीलंका में सिंघली और तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? इस प्रकार से प्रश्न आए हैं, ऑप्शन नहीं है फिर भी बताऊंगा। तो क्रिकेट के जो है सैयद मुश्ताक अली घरेलू ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी घरेलू है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी घरेलू श्रृंखला है। जबकि एशेज श्रृंखला ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है। अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो ये सभी के सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां और श्रृंखला है। इसके अलावा एक थॉमस कप उबेर कप बता दिया, बैडमिंटन से, जहां थॉमस पुरुष उबेर महिला। कार्बिलोन कप महिला टेबल टेनिस से, वही स्वेथलिन कप पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बिलोन और स्वेथलिन। इसके अलावा राइडर कप आपके गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप जो है ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार प्रतियोगिता होता है। किस किस के बीच? यूरोप और अमेरिका के बीच होती है। ठीक है, राइडर कप गोल्फ। इसके अलावा गोल्फ का खेल काफी महंगे हैं, अमीरों का खेल है, आप जानते होंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपसे पूछा है। आज सब दिन जो है खिलाड़ी का किताब, एक ही चार्ट है हमारे पास, यही है रामायण हमारा। यहाँ से आप पढ़ सकते हो खिलाड़ी के सभी का नाम, इससे बाहर नहीं आता। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कहीं ना कहीं जरूर होगा, देख लीजिए, है ना। प्लेइंग इट माई बे टू इट बियॉन्ड एस अगेंस्ट शॉट्स नोट ऑफ इनफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नहीं लिखा गया, हाँ द रेस ऑफ माई लाइफ। अच्छा 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 अच्छा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब जानते हैं कि जब युवराज सिंह को तबीयत खराब हुआ था तब इसके बाद लिखा गया था, और काफ़ी मैं इसे समझता हूँ कि सबको याद है, इसलिए इसमें नहीं लिखा है। इसमें वैसा किताब लिखा है जो आपको है ना थोड़ा सा भ्रमित करेगा। हालांकि क्रिकेटर की जो आत्मकथा है या फिर इंडिया में खिलाड़ी का जनरली सब जानते हैं। प्लेइंग इट माई बे है, बीबीएस लक्ष्मण का 281 एंड बियॉन्ड है, एस अगेंस्ट शॉट्स से, सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली का है। इसके अलावा कुछ विदेशी राइटर द रेस ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखा है भाई, कैसे नहीं लिखा होगा? ये देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यहाँ पर है, यहाँ पे युवराज सिंह। ठीक है भाई, लिखा होगा, मैं भी तो बता कैसे नहीं लिखा, है ना। मैं इसको हल्का में ले लिया क्या? नहीं, हल्का में इतना भी नहीं लिया हूँ, लिखा हूँ। 2011 की जनगणना के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? भैया केरल। जनगणना से सब दिन क्वेश्चन आ रहे हैं, जनगणना पे ग्राफिकल मोड में आपको वीडियो बना के दिया हूँ, जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, केरला है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। मैंने हमेशा बताया कि एक अच्छा स्टूडेंट का क्या काम है, ऊपर से 3 नीचे से 3 हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, कभी कभी पहला नहीं सेकंड लास्ट पूछ देगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, पहला नहीं दूसरा पूछ देगा, क्या कीजिएगा, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात लक्षद्वीप का है। अब यहाँ पर साक्षरता की बात भी कर लेते हैं, केरल से मैच कर रहे हैं तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, मिजोरम में दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक है, और
केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा साक्षरता है, बिहार में सबसे कम साक्षरता है ना, दूसरा सबसे कम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2015 के बाद से योजना आयोग का स्थानांतरण किसमें हो गया? नीति आयोग में। नीति आयोग कैसा निकाय है? तो असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग भी असंवैधानिक निकाय था, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग के जगह पे। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। अरविंद पनघटिया जी प्रथम उपाध्यक्ष बने थे और अरविंद पनघटिया आजकल नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति के पोस्ट पे चले गए हैं। तथा सीईओ सिंधु श्री खुल्लर बनी थी पहली बार, ये प्रथम महिला और आखिरी महिला सीईओ है नीति आयोग में। इसके अलावा वर्तमान बात कर लेते हैं तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब है, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, सीईओ BVR सुब्रमण्यम साहब है। नीति आयोग के द्वारा भारत में MPI है ना, आपका जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जारी किया जाता है। गरीबी रेखा के आकलन भी करते हैं नीति आयोग, लेकिन मदद लेते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का, ठीक है। इसके अलावा क्षमादान करने की शक्ति किसके किसके पास होती है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होते हैं। जहां पर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 से, वहीं राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 से, दोनों के पास जो है क्षमा करने का अधिकार है। लेकिन अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, दोनों के पास क्षमा करने की अधिकार की फैसिलिटी सेम ही हो तो फिर गरिमा का ह्रास होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं और सर्वोच्च मतलब होते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा कर्ता धर्ता होते हैं, है ना। लेकिन भले ही जो पावर है कार्यपालिका का प्रधान तो होते हैं, लेकिन पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की जो है सबसे टॉप कौन है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो उनके गरिमा की हास न हो, इसीलिए राष्ट्रपति के पास एक अतिरिक्त पावर है क्षमादान में भी, कि अगर किसी को मृत्यु दंड भी दे दिया गया हो तो उसे क्षमा कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति साहब चाहे तो, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के अनुसार। इसके अलावा निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व में शामिल है? DPSP की बात कर रहा है, ऑप्शन तो नहीं है, फिर भी DPSP जो है यह 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, उदार बौद्धिक और समाजवादी, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व यह DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 के बीच में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। इसके कुछ एक आर्टिकल जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 42 प्रसूति जो सहायता होती है महिलाओं का वो प्रदान किया जाएगा, आर्टिकल 49 लोकहित के जो भवन है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा की जाएगी। पादप कोशिका के रसघानी में कितने झिल्ली वाली होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पादप कोशिका की रसघानी कितनी झिल्ली, मतलब एकल झिल्ली होता है पादप कोशिका के रसघानी में, तो ये का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका के रसघानी किस काम आते हैं भाई? तो जो भोजन होते हैं, जो जल आदि होते हैं, तो स्टोरेज का काम करते हैं ये रसघानी, है ना। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है ये पादपों में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो वैक्यूल है ना, ये पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोट होता है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची किस सूची में है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये लिखने में लड़खड़ाए हैं, या फिर बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था, है ना, क्योंकि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची किस सूची में है, ऐसा तो जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ये बच्चा ने लिखा है, हो सकता है कि ये पूछा गया हो कि समवर्ती सूची में कौन शामिल है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है। एक तो ये प्रायोरिटी बनती है, या फिर दूसरी प्रायोरिटी बनती है कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची किस अनुसूची में शामिल है, ठीक है भाई। तो जो भी हो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, ये सबसे पहले तो राज्य और केंद्र के बीच में जो है अधिकार का वर्णन देखने को इसमें मिलता है ना, केंद्र राज्य संबंध आप कह सकते हैं। इसके अलावा अनुसूची 7 में संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अब इसकी विषय की बात कर लेते हैं तो संघ सूची में सबसे ज्यादा विषय है वर्तमान में 100, दूसरा स्थान है राज्य सूची का 61 विषय है, और सबसे कम है आपका समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है ना। जो संघ सूची है इस पे संघ कानून बनाते हैं, जो राज्य सूची है इस पे बनाते तो राज्य कानून है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ की मदद ली जाती है, और जो समवर्ती सूची है वो डिफिनिट दोनों के मिली जुली मत से कानून बनते हैं। दोनों मतलब मैं और आप नहीं, संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जिन विषयों का समावेशन अभी तक संविधान में नहीं किया गया, मान लीजिए 61, 100 और 52, इनको जोड़ के जो भी आएगा, इतना ही मुद्दे तो नहीं है ना, और भी मुद्दे हो सकते हैं। कुछ ऐसा मुद्दा जो अब तक ऐड नहीं किया गया संविधान में, तो उस पे कानून कौन बनाएगा? तो एक छत्र अधिकार किसके पास है? तो संघ के पास है ना।
और इसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसके सलाह से करता है। भैया तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वर्कलोड आ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और न्यायाधीश तो 34 ही होते हैं मैक्सिमम, तो अगर हित मतलब चाहिए तो है ना उस मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आपका तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से करवा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति तो जरूरी होती है, लेकिन जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करने के लिए किसी हाई कोर्ट से जो जजेस को बुलाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं हाई कोर्ट से उठा के, तो उस पार्टिकुलर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब हाई कोर्ट में भी टॉप एक जस्टिस होंगे ना भाई, सर्वोच्च जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, जैसे पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना, तो उस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे या फिर है ना सलाह लेंगे। कौन? मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी DY चंद्रचूड़ साहब है। ठीक है, समझ रहे हैं? मान लीजिए वर्कलोड बहुत बढ़ गया, 5 को कॉलेज मतलब बेंच बैठाना है, न्यायाधीश कम पड़ रहा है, ये रहा आपका दूसरा राज्य सरकार के हाई कोर्ट, तो यहां से है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के सलाह से न्यायाधीश को ले जाते हैं। ठीक है, तो इसे तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसमें जो एट अ टाइम चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट में उनसे सलाह लेके ही लिया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सलाह से भारत के चीफ जस्टिस करते हैं। सही बात है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की जो है प्रावधान देखने को मिलेगा। तदर्थ न्यायाधीश की पावर और शक्तियां वही होंगे मतलब उस समय जैसा पावर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की होती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने सहमति देती है, परंतु यदि चीफ जस्टिस ने फैसला लिया है तो इस विषय पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। कहने का मतलब है कि नियुक्ति जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति अपनी सहमति देती है, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि मैं आपके बात को काटते। मतलब इसमें जो बात रह गया किसका रह गया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी राष्ट्रपति यहां पर अपना वीटो का पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना, चीजों को समझिएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने चीफ जस्टिस हो सकते हैं? तो 33 + 1 यानी 34 हो सकते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया ई शक्ति स्कीम से, है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ई शक्ति स्कीम बता दिया था नाबार्ड के द्वारा चलाया गया। इससे अधिक क्या पूछा गया होगा? किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है किससे? स्वयं सहायता समूह में जो आपका पारदर्शिता लाने से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। यह कृषि सेक्टर में सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है KG शाह जी है ना, तो ये आपके नाबार्ड हो गए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के विचार सबसे पहले बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद यूनिस के मन में आया था। मोहम्मद यूनिस आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार भी विजेता रहे हैं, और जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, इनके फाउंडर भी आपका कौन है? मोहम्मद यूनिस ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पश्चिम घाट में कौन सा बंदरगाह स्थित है? भैया मैंने मोटे मोटे बता दिया है कि जो भी पश्चिमी बेल्ट में है यानी अरब सागर के बेल्ट में है, ये सभी पश्चिमी घाट के बंदरगाह हो जाते हैं। तो कोई भी हो सकता है, गोवा, मारवा गोवा, मुंबई, इस प्रकार से कांडला, कोचीन, ये सब पश्चिमी घाट के हैं। पूर्वी घाट की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी में जो भी स्थित बंदरगाह है पूर्वी घाट के हो जाएंगे। मतलब इस साइड में जो भी आ जाएगा चेन्नई वगैरह, ये सभी पूर्वी घाट के बंदरगाहों में हो जाएंगे। पारादीप बंदरगाह कहां पे? भैया उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा है ना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इलाहाबाद से हल्दिया को, और ये गंगा नदी प्रणाली में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी से सदिया को जोड़ते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। किस मौर्य शासक का शासन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब का। इसके शासन जो है अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं, धनानंद को हरा के चाणक्य के सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को फॉलो करते थे? जैन धर्म को, है ना। मौर्य वंश के प्रतापी राजाओं में अशोक साहब को आप जानते हैं, राजा अशोक के नाम से कई चीज है, सांची का स्तूप है, कलिंग युद्ध है, ये सब जो है जानना है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बेटी को है ना श्रीलंका भेजे थे, इनके काल में शिलालेखों का प्रचलन हुआ, ये सब काफी चीज है ना। थर्ड बौद्ध संगति हुई। इसके अलावा 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहां पे? बंबई में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। किस अंग्रेज के काल में हुआ था? डफरिन के काल में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था।
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, मद्रास अधिवेशन वो कांग्रेस का 3rd अधिवेशन था। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी इरविन समझौते के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया महात्मा गांधी, है ना। यहाँ पे मैं आंसर में कुछ और भी लिख दिया हूँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड गोल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें भाग लिया था, है ना। इसके अलावा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे, यहाँ पे सही लिखा हूँ। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच 1932 में हुआ था, है ना। इसके अलावा गांधी जी के असहयोग आंदोलन आपका 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, दांडी मार्च 1930, इसी के याद में जो है आपका अमृत महोत्सव चलाया गया था, है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से, तो वहीं से आपके 2021 में अमृत महोत्सव वाला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जो आपका 15 अगस्त 2023 तक चलाया गया। इसके अलावा जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में चलाया गया था। कर्नाटक से रिलेटेड नदी आया था, आप क्वेश्चन तो नहीं है फिर भी बताता हूँ। कर्नाटक के सबसे प्रचलित नदी की बात करें, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली कावेरी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, यही पूछा गया होगा। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। मैंने कहा है कि दक्षिणी गंगा खाली कहेगा तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा यानी 3 बार में लिखा गया है तो कावेरी आंसर होगा। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात वर्तमान में कुचिकल जलप्रपात है, ये बराही नदी पे कर्नाटक में ही स्थित है। इससे पहले आपने जोग गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात सुने होंगे, जो कर्नाटक में ही शरावती नदी पर था, लेकिन अब ये सबसे टॉप नहीं है। विटामिन बी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। विटामिन बी में 8 बी समूह होता है। विटामिन बी में कितने विटामिन? तो 8 विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी होती है। विटामिन B2 को, B12 को राइबोफ्लोविन, एक सेकंड, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मुंह से निकल गया। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ये पूछा जाता है इसलिए लिखा गया है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से आंख के सभी बीमारी होते हैं, है ना। इसके अलावा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन का संश्लेषण शरीर में संभव नहीं है, अपवाद है विटामिन डी, मतलब विटामिन डी का संश्लेषण संभव होती है कम मात्रा में। विटामिन शरीर में ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से एक प्रश्न और है कि 1000 स्तंभ मंदिर किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है ना। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। PDF से संबंधित जो स्कीम आपने देखा उसमें अगर आपने बाय करने में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको जो है व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट करेगा, व्हाट्सएप से मैसेज करना है और आपको बाय करना है। जय हिंद दोस्तों।